तो प्रीतम देव को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है राजा पिथौरा शाही। ठीक है, तो पिथौरा शाही या प्रीतम देव इनको बोला जाता है। तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है गर्वित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद गर्वित। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इससे पहले एक महीने पहले मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें मैं उत्तराखंड के जितने भी चैप्टर थे मैं चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यूज क्लियर करा रहा था। ठीक है, तो इससे पहले मैं 4 चैप्टर क्लोज करा चुका था जिसमें मैंने 6-7 वीडियो में सारे कंप्लीट कर दिए थे। अभी जो हमारा 5वां चैप्टर है वो है चंद्रवंश के बारे में। ठीक है, तो चंद्रवंश पढ़ेंगे, इसके बाद परमार पढ़ेंगे, धीरे धीरे सारे चैप्टर क्लोज कर लेंगे। क्योंकि देखिए यार 22 जनवरी को होने वाला था जो एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड का, वो हो चुका है चेंज। ठीक है, तो वो अब होगा 9 अप्रैल को। ठीक है, 9 अप्रैल को होगा, तो काफ़ी टाइम अभी हमारे पास है। अब जिनका पटवारी का वो हुआ था, पटवारी का एग्ज़ाम है, जो री एग्ज़ाम देने वाले हैं क्योंकि वो लीक हो गया था ना, तो जो दोबारा एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका 12 तारीख को होगा। तो अभी काफ़ी टाइम है, अभी लगभग 20-25 दिन बचे हैं। तो 20-25 दिन में हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ दोबारा से स्टार्ट करी। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? अब जो तैमूर लंग थे, आपने अगर जीके जीएस पढ़ी है तो उसमें आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा, तो तैमूर लंग को वहाँ आपने पढ़ा होगा, तो वही तैमूर लंग ये है। तो ये जो तैमूर लंग था इसने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, तो इसको बोला जाता है 1399 में इसने क्या करा था, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण करा था। ठीक है, अगला देखिए, अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी थी। जो अशांति देव राजवंश थी उनकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? ये कार्तिकेयपुर राजवंश से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जो कार्तिकेयपुर राजवंश में अशांति देव था, इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो वो थी हमारी रणचूला कोट। ठीक है, रणचूला कोट को इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई थी। अगला देखिए, किस कत्यूरी शासक को राजा पिथौरा शाही भी बोला जाता है या पिथौरा भी कहा जाता है? तो वो थे प्रीतम देव। ठीक है, प्रीतम देव एक कत्यूरी शासक थे जिसको राजा पिथौरा कहा जाता है और माना जाता है कि इसी ने क्या करी थी, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर कब अधिकार किया था? जो नेपाल का नरेश था अशोक चल्ल ने कत्यूरी राज्य जो था इस पर अधिकार कर लिया था कुछ भागों पर। तो वो किस सन में करा था इसने? ये करा था 1191 ईस्वी में। ठीक है, नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने कत्यूरी के कुछ भागों पर अधिकार करा था 1191 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो अशोक चल्ल है इसका एक क्या प्राप्त हुआ है, हमें अभिलेख भी प्राप्त होता है। 1191 का ही हमें अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें कत्यूरी शासकों के बारे में बताया गया है, लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलू या नेपाल शासक क्राचल देव ने कत्यूरी राज्य अपने अधिकार में लिया था? तो कब लिया था? ये लिया था बालेश्वर ताम्रपत्र। अब जो ये क्राचल देव का बालेश्वर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, बालेश्वर मंदिर से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है 1223 ईस्वी का। ठीक है, 1223 ईस्वी का ये ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार जो नेपाल नरेश था, शासक था क्राचल देव, इसने क्या करा था, कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था? जो अस्कोट के ठकुराई शासक होते थे उनको बोला जाता था रजवार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पाल वंश का शासक कहाँ था? मतलब पाल वंश का शासन कहाँ था पूछ रहा है। ठीक है, तो किस जगह पर ये अपना शासन करते थे? ये करते थे कहाँ पर? अस्कोट पर। ठीक है, अस्कोट पर था पाल वंश का शासन। अगला है, राजबुंगा किला जो चंपावत में स्थित है, तो इस किले से किस वंश की स्थापना हुई थी? तो राजबुंगा किले से हुई थी चंद्रवंश की स्थापना। और ये किसने करी थी? सोमचंद ने करी थी। ठीक है, सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना करी थी और राजबुंगा किले का निर्माण करा था कहाँ पर? चंपावत में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से स्टार्ट हो गया हमारा चंद्रवंश। तो अगला क्वेश्चन देखिए, किस ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से है? जो उनके कर थे, जो उनके टैक्स थे, तो किस ताम्रपत्र का संबंध है उनके टैक्सों से या करों से? तो वो है मूनाकोट ताम्रपत्र। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुआ हमें मूनाकोट ताम्रपत्र। तो इसमें पता चलता है कि जो चंद्रवंश के क्या थे, कर थे, इनके बारे में हमें पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? तो उनकी वंशावली किसमें दी गई है? मानोदय काव्य, जो भरत कवि हैं, भरत कवि ने लिखी है मानोदय काव्य। तो इस काव्य में क्या मिलता है हमें? चंद राजवंशों की, जो चंद राजाएं थी, इनकी वंशावली मिलती है। मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र है। जो मांडलिक राजा थे इनकी सूची से कौन सा ताम्रपत्र संबंधित है? तो ये है बास्ते ताम्रपत्र। ठीक है, बास्ते ताम्रपत्र है, ये भी आई थिंक पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ था। अगला है, किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत थी और उसके बाद उन्होंने राजधानी अल्मोड़ा बनाई थी? तो ये किन्होंने बनाई थी? चंदू ने बनाई थी। ठीक है, चंदू की राजधानी थी पहले चंपावत, बाद में इन्होंने अल्मोड़ा अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी थी।
अगला क्वेश्चन है काली कुमाऊं किस जनपद का नाम है। जो काली कुमाऊं होता था उस टाइम पे, ये अभी के टाइम पे क्या है, अभी के टाइम पे चंपावत है। ठीक है, चंपावत को उस टाइम काली कुमाऊं कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर थी। तो उनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी तो वो किस नदी के तट पर थी, वो थी चंपावती नदी के तट पर। ठीक है, जो चंपावती नदी है ये चंपावत शहर में, चंपावत जिले में बहती है। ठीक है, इस कहा जाता है कि ये चंपावती नदी के कारण ही यहाँ का नाम क्या पड़ा था, चंपावत पड़ा था। अगला है निम्न में से चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो चंद वंश का संस्थापक माना जाता है सोमचंद को। ठीक है, सोमचंद को इसका संस्थापक माना जाता है। लेकिन जो हर्षदेव जोशी या फिर हरकदेव जोशी थे, ठीक है, हर्षदेव या हरकदेव जोशी थे, इनके अनुसार ये थोरचंद को मानते हैं। ठीक है, जो थोरचंद थे, थोरचंद को चंदवंश का संस्थापक मानते थे। लेकिन जो थोरचंद का शासनकाल है वो 1261 से लेकर 1281 के बीच है। लेकिन सोमचंद ने तो चंदवंश की स्थापना 1025 में ही कर दी थी, 1020 से लेकर 1025 में ही कर दी थी। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता कि थोरचंद तो बाद का राजा है, 200-250 साल का अंतर आ रहा है। और 1223 का जो कराचल देव का ताम्रपत्र मिला और 1191 का जो अशोक चल का ताम्रपत्र मिला, अभिलेख मिला, इनसे पता चलता है कि सोमचंद ने ही क्या करी थी, चंदवंश की स्थापना करी थी राजबुंगा किले पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा कराया गया था। तो राजबुंगा किले का निर्माण किसने करा था, ये करा था सोमचंद ने, जहां पर चंदवंश की स्थापना हुई थी, मतलब चंदवंश की शुरुआत हुई थी राजबुंगा किले से, जो चंपावत में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था। जब सोमचंद का शासन चल रहा था उस टाइम पे कुमाऊं का शासक कौन था, ये था ब्रह्मदेव। ठीक है, ब्रह्मदेव जो था कत्यूरियों का अंतिम राजा था। ठीक है, कत्यूरी जो साम्राज्य था, कत्यूरी राजवंश, कार्तिकेयपुर राजवंश का क्या था, अंतिम शासक था। और कुमाऊं पर इस टाइम पे कत्यूरियों का शासन चल रहा था। ठीक है, जब सोमचंद आते हैं तो सोमचंद क्या करते हैं कि जो ब्रह्मदेव की पुत्री होती है उनसे विवाह हो जाता है इनका, और ब्रह्मदेव क्या करते हैं, इनको एक मतलब क्षेत्र दे देते हैं, चंपावत वाला क्षेत्र, वहां पर ही राजबुंगा किले का निर्माण करके चंदुवंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, अगला है किसने चंदू का मूल निवास प्रयाग के निकट झोसी बताया है। अब इनमें से कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने जो चंदू का निवास स्थान था वो पहले झोसी में रहते थे ऐसा बताया। ठीक है, तो किसने बताया था, ये बताया था हमारा बद्रीदत्त पांडे, वॉल्टन और एटकिंसन, ये तीनों ने बताया था। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इनका आंसर सही हो जाएगा, बद्रीदत्त पांडे, वॉल्टन और एटकिंसन, इन तीनों ने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट दी थी। तो जो कोतवाल छावनी थी चंपावत की, तो ये किसने सोमचंद को भेंट करी थी, तो ये करी थी ब्रह्मदेव ने। ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद चंपावत की कोतवाल छावनी को सोमचंद को दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी किलेदारों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था। तो ये था सोमचंद। ठीक है, सोमचंद ने जो राजबुंगा किला बनाया था इसमें इसने क्या करे थे, चाराल रखे थे, इनको चाराल कहा जाता था। इन चारालों में आते थे कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, जो इसके किलेदार थे। ठीक है, वो जो राजबुंगा किला था इसकी क्या करते थे, रखवाली करते थे। महरा एवं फर्त्यालों को मंत्री एवं सेनापति किस चंद शासक ने बनवाए। जो महरा थे और फर्त्याल थे इनको मंत्री और सेनापति बनाए थे, तो ये बनाए थे सोमचंद ने। ठीक है, सोमचंद ने ही इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन है ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति किसने करी थी। अब जो ग्राम थे उस टाइम पे वहां पर सयानों और बूढ़ों की नियुक्ति करी जाती थी। जो मतलब सयाने बूढ़े का मतलब ये नहीं कि बुढ़े लोग, ऐसा कुछ नहीं है, इनका एक पद होता था। ठीक है, सयाने और बूढ़े अलग अलग पद होता था, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति भी सोमचंद ही करता है। ठीक है, अगला है सोमचंद का उत्तराधिकारी चंद शासक था। तो सोमचंद का उत्तराधिकारी कौन बना था, ये बना था आत्मचंद। ठीक है, आत्मचंद इनका उत्तराधिकारी बनता है। अगला है निम्न में से रैका किसे कहा जाता है। अब रैका क्या होता था चंदू के टाइम पे, तो रैका होता था डोटी राजाओं को। ठीक है, चंदू के टाइम पे जो डोटी राजा होते थे उनको बोला जाता था रैका। ठीक है, रैका मतलब डोटी के शासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है 25। अगला क्वेश्चन है तीसरा चंद शासक कौन था। अब पहला तो हमें पता चल गया सोमचंद था। ठीक है, दूसरा हमें पता चल गया आत्मचंद था। अब बताइए तीसरा चंद शासक कौन था। तो तीसरा चंद शासक था हमारा, वो था पूर्णचंद। ठीक है, पूर्णचंद क्या था, हमारा तीसरा चंद शासक था।
अगला है सोमचंद ने चंदवंश की स्थापना अनुमानित की होगी। तो सोमचंद ने चंदवंश की स्थापना अनुमानित कब की होगी? तो ये की थी इन्होंने 1020 से लेकर 1025 ईस्वी के बीच में, ऐसा माना जाता है। ठीक है, 1020 से लेकर 1025 के बीच में इन्होंने चंदवंश की स्थापना करी थी। अगला है तृतीय चंद शासक पूर्णचंद का शासनकाल रहा। तो जो तीसरा चंद शासक था पूर्णचंद, तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 1066 से लेकर 1084 ईस्वी के बीच में। ठीक है, 1066 से 1084 तक। किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? अब चीन से व्यापारिक संबंध बनाने वाला राजा कौन था? तो ये था हमारा इंद्रचंद। ठीक है, इंद्रचंद के टाइम पर ही क्या हुआ था? रेशम उत्पाद मतलब रेशम वस्त्र बनाने का उत्पाद या रेशम उत्पाद इसी के टाइम पे होता था। इसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से चतुर्थ चंद शासक कौन था? अब तीसरा भी पता चल गया हमें, आत्मचंद के बाद पूर्णचंद बनता है तीसरा, लेकिन चतुर्थ कौन था ये पूछा गया है। तो चतुर्थ चंद शासक कौन था? तो ये था इंद्रचंद। ठीक है, इंद्रचंद चौथा शासक था। निम्न में से किसके अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था? जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया वही चीज है। ठीक है, तो इंद्रचंद ने ऐसा कब किया था कि रेशम उत्पाद किया, रेशम के वस्त्र बनाए? तो ये किसके अनुसार किया था? ये किया था एटकिंसन के अनुसार। ठीक है, एटकिंसन कहते हैं कि इन्होंने रेशम उत्पादन या फिर रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, इंद्रचंद का उत्तराधिकारी शासक कौन बना? अब इंद्रचंद के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? ये बनता है संसार चंद। ठीक है, संसार चंद इसका उत्तराधिकारी बनता है। अगला है, कुमाऊं का बिलासी राजा किसे कहा जाता है? अब जो कुमाऊं का बिलासी राजा है, तो बिलासी राजा किसको बोला गया था? तो बिलासी राजा बोला जाता है बीणाचंद को। ठीक है, ये भोग बिलास वाला राजा था। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे वैसे धन खर्च करता था, तो इसीलिए इसको भोग बिलासी राजा कहा गया है, बीणाचंद को। किस चंद शासक को खस राजाओं ने पराजित किया था? अब खस राजाओं ने किसको पराजित किया था? तो खस राजाओं ने किसको पराजित किया? बीणाचंद को ही पराजित किया था, क्योंकि ये भोग विलास वाला राजा था, अपने में ही मगन रहता था, पीता खाता था, तो इसकी शक्तियां बहुत कमजोर हो गई थी। तो खस राजाओं ने इसको पराजित कर दिया था और क्या कर दिया था? चंदू पर शासन कर दिया था दोबारा। ठीक है, चंदू पर शासन करा था, बाद में फिर उसको इसके बाद जो शासक आते हैं वो खसों को हरा के फिर से कुमाऊं की गद्दी वापस लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है, यहाँ से कराचल देव का शिलालेख कब प्राप्त होता है? ठीक है, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुका हूँ, जो बालेश्वर मंदिर है यहाँ से कराचल देव का एक शिलालेख मिला है। तो ये किस ईस्वी का मिला है? ये मिला है 1223 ईस्वी का। ठीक है, 1223 ईस्वी का शिलालेख प्राप्त हुआ है। जो कराचल देव का शिलालेख है, इसमें कितने मांडलिक राजाओं का नाम उत्कीर्ण है? ठीक है, तो कितने राजाओं का नाम है? 10 राजाओं का। 3 चंद शासकों के बारे में उल्लेख है इस शिलालेख में और 7 अन्य शासकों के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला है, थोहर चंद का संबंध किस वंश से? अब जो थोहर चंद थे, थोहर चंद का किससे संबंधित है? ये है चंद वंश से। अगला है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं व गढ़वाल के लेखक जो डब्ल्यू फ्रेजर हैं, इन्होंने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक किसे माना है? तो ये मानते हैं किसको? हर्षदेव जोशी हो गए, और जो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल के लेखक है डब्ल्यू फ्रेजर, तो ये दोनों किसको चंद वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं? तो ये मानते हैं थोहर चंद को। ठीक है, अगला है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? ये हर्षदेव जोशी के अनुसार। हर्षदेव जोशी किसको कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक मानते हैं? ये मानते हैं थोहर चंद को। ठीक है, थोहर चंद को स्वतंत्र शासक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोहर चंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था? अब जो थोहर चंद थे, इनका उत्तराधिकारी शासक बना था कल्याण चंद प्रथम। अगला है, प्रथम चंद शासक जिसकी प्रमाणिक सूचना स्वयं के अभिलेखों से मिलती है, वो शासक कौन है? तो वो शासक है अभय चंद। ठीक है, अभय चंद का अभिलेख मिलता है जिसमें ज्ञानचंद के बारे में भी उल्लेख है। ठीक है, ज्ञानचंद के बारे में उल्लेख है, बाकी इसमें खुद के बारे में भी उल्लेख है इसका। ठीक है, खुद के बारे में ये अपने अभिलेख में बताता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 41। जो चंद वंश था, इनका 29वां शासक ज्ञानचंद का शासनकाल क्या था? जो चंद वंश का 29वां शासक था ज्ञानचंद, तो इनका शासनकाल क्या रहा था? इनका शासनकाल रहा था 1365 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक। ठीक है, 1365 से 1420 ईस्वी तक रहा था। अगला है, पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार गया। अब दिल्ली दरबार जाने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो ये था गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद भी 2 होते हैं, एक ज्ञानचंद नॉर्मल है, एक गरुड़ ज्ञानचंद। एक ज्ञानचंद था गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद
इनको जब ये दिल्ली सल्तनत जाते हैं ना, दिल्ली सल्तनत जाते हैं तो वहाँ पे उस टाइम पे किसका शासन होता है? फिरोज शाह तुगलक का होता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल चल रहा होता है। फिरोज शाह तुगलक इनको क्या देते हैं? गरुड़ की उपाधि देते हैं, तब इनका नाम पड़ता है गरुड़ ज्ञानचंद। और ये दिल्ली सल्तनत जाने वाले पहले शासक थे। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक उस टाइम पे दिल्ली पर शासन कर रहे थे, जिन्होंने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ किस चंद शासक का चिन्ह था? जो गरुड़ होता है, गरुड़ किस चंद शासक का चिन्ह था? तो ये बेसिकली ऑब्वियसली होगा ज्ञानचंद का। ठीक है, इनको गरुड़ की उपाधि दी थी तो इसी का चिन्ह होगा। अगला है, गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? ठीक है, तो गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो ये है गरुड़ ज्ञानचंद से। गरुड़ ज्ञानचंद का है गोबासा ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं इतिहास में पवाड़ों के लिए प्रसिद्ध चंद शासक कौन था? तो पवाड़ों के लिए प्रसिद्ध चंद शासक कौन रहा है? तो ये रहा है भारती चंद। ठीक है, भारती चंद पवाड़ों के लिए प्रसिद्ध रहा है। पवाड़े होते हैं लोक गाथाएं। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल में जो लोक गाथाएं होती हैं उनको पवाड़े कहा जाता है। अगला है, डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए किसने डोटी राज्य पर आक्रमण किया था? अब जो डोटी थे, डोटी क्या करते थे उस टाइम पे? चंदू पर बार बार आक्रमण करके इनको परेशान करते थे। ठीक है, तो जो शासक, कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने डोटियों से छुटकारा पाने के लिए डोटी राज्य पर ही आक्रमण कर दिया था? तो वो शासक थे हमारे भारती चंद। ठीक है, भारती चंद पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने डोटियों पर आक्रमण कर दिया था चंदू को मुक्त कराने के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, डोटी आक्रमण के समय चंद सेना का प्रथम पड़ाव कहाँ था? जब डोटी आक्रमण करा था भारती चंद ने, तो इनका पहला पड़ाव कहाँ पर रुका था? तो ये था कटकू नौला। ठीक है, कटकू नौला नामक एक जगह था जहां पर इन्होंने अपना पहला पड़ाव लिया था। ठीक है, जब ये डोटियों पर क्या करने गए थे? चढ़ाई करने गए थे, युद्ध आक्रमण करने गए थे। ठीक है, तो देखिए, ये थे चंदू से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड इनसे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चंस कवर कर दिए। इनके 200 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जो हमारा 4 सेट में पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, 4 वीडियो इसकी आएंगी, जिसमें देखिए इनकी भू राजस्व नीति भी जो थी, भू राजस्व नीति इन्होंने 32 कलम 36 कलम 32 रकम करके इन्होंने जो वो लगाया था, कर लगाए थे। ठीक है, 36 कर होते थे इनके, बेसिकली 36 रकम 32 कलम करके। ठीक है, 36 रकम 32 कलम मतलब 36 इनके कर होते थे, उन करों के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो यार, होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहेगी, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोज को हमेशा शेयर करते रहना। ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।